जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 4 एंड मोस्ट लाइकली फाइनल डे, जहां हमने चैप्टर ख़त्म कर लेना है। प्रैक्टिस से एक दिन पहले की बात हो रही है। तो आज हमने स्टार्ट करना है, मतलब एंड करना है चैप्टर आज। इससे पहले कि हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करें, कल मैंने आपको थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, थोड़े से मैंने आपको पेजेस पढ़ने के लिए दिए। कहीं कोई परेशानी है तो प्लीज़ बता दें। खामोशी। चलें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। जी, कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अपना थ्री पिलर्स वाला मॉडल या थ्री पिलर्स वाली अप्रोच। कुछ लोग मुझे जरा थ्री पिलर्स याद करेंगे, कौन कौन से थे? एक पाकिस्तान, एक इंडिया, एक अफगानिस्तान। नहीं, फाइनली लोगों ने कहा इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है, इसको हम ट्रिपल पी भी बोल सकते हैं। प्लेनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका हो गया इकोनॉमिक, प्लेनेट आपका हो गया एनवायरनमेंट, और पीपल आपका हो गया। ले जी, जो मैंने कहा एक भाई ने कमेंट में लिख भी दिया, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, या इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड जो है वो इकोनॉमिक। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये तीनों फ्रेमवर्क्स, ये तीनों जो आपके पिलर्स हैं, ये बड़े जरूरी हैं। इन पिलर्स में से कोई एक पिलर भी गिर गया तो काम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। मैं आपको तीन, बल्कि तीन भी नहीं, चार सिचुएशंस बताता हूं। आपने मुझे सोच के बताना है कि सिचुएशन में क्या काम खराब होगा। नंबर 1, इकोनॉमिक पिलर अपनी जगह पे है, सोशल पिलर अपनी जगह पे है। क्या गलती होगी? कंपनी पैसे भी बहुत अच्छे कमा रही है, लोगों की खिदमत भी बड़ी अच्छी कर रही है। पहली कमेंट आई इन्वायरमेंट हिट होगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कमेंट भाई ने लिखा सिर्फ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ कुछ गलत होगा। इन्वायरमेंट एक एट पॉइंट पे जाके इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि फिर उस इलाके में बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा, या बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, एक और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कंपनी बहुत ही नेक है, लोगों का भी बहुत ख्याल रखती है, और इन्वायरमेंट का भी बड़ा ख्याल रखती है। इतने नेक लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो सकता? आपने कहा इकोनॉमिक, क्या होगा इकोनॉमिक के साथ? कमेंट आई बैंकरप्ट हो जाएंगे, पैसे ही नहीं बचेंगे आपके पास दुखी इंसानियत की और दुखी पृथ्वी की खिदमत करने के। ओके, और कोई सिचुएशन? हाँ जी, आपकी कंपनी पैसे भी बहुत अच्छी कमाती है और इन्वायरमेंट को भी बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट करती है। कोई मसले वाली बात तो नहीं? आपने कहा सोशली डिस्ट्रॉय, एक भाई ने कहा रेपुटेशनल डैमेज। बिल्कुल सही। तो सोसाइटी फिर आपको नहीं जीने देगी, सोसाइटी आके आपकी फैक्ट्रियों को आग लगाएगी, धमाके करेगी। तो तीनों ही सिचुएशंस में हमने दो पिलर्स पे फोकस किया, तो तीसरे पिलर ने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, चलें एक चौथी सिचुएशन की बात करते हैं। एक कंपनी इन्वायरमेंट का भी बड़ा ख्याल रखती है, लोगों का भी बड़ा ख्याल रखती है, और प्रॉफिट का भी बड़ा ख्याल रखती है। बताएं इसमें क्या साइड इफेक्ट है? आपने कहा नो साइड इफेक्ट। आप कहें ये बहुत खूबसूरत बात है, इसका हमने नाम कल क्या पढ़ा था? इस तरह की सिचुएशन को जहां तीनों चीजें एक साथ पाई जा रही होती हैं। कुछ लोगों ने कहा सस्टेनेबल, कुछ लोगों ने कहा ट्रू सस्टेनेबिलिटी। सारे करीब करीब हैं। ट्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये लफ्ज याद करने वाले हैं। आई थिंक मैंने कल भी कहा था, इक्विटेबल, बियरेबल,
वाइबल और ट्रू सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चार वर्ड याद करने वाले थे। बाकी सारा कुछ आप अपनी अल्फाज में भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की बातें। अच्छा हाँ, एक स्लाइड रह गई। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करें, हम बताएं लोगों को, सिर्फ करना अच्छा नहीं है, बताना भी जरूरी है कि भाई हमने कितना लोगों का ख्याल किया, हमने कितना एनवायरनमेंट का ख्याल किया। तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ इंटरनल फायदे, कुछ एक्सटर्नल फायदे। मुझे कुछ फायदे याद करा दें तो फिर आगे चलते हैं, आगे अगली पढ़ाई करते हैं। चलें, अवाम खामोश है तो मैं ही कुछ याद करा देता हूँ। आपके स्टेक होल्डर्स आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपके सप्लायर्स आपको माल सप्लाई करते हुए सोचते हैं कि हम अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं, आपके कस्टमर्स आपसे खुश रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाती है, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे तो साथ गवर्नमेंट को भी टैक्सेस वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। चलें जी, कल की बहुत बातें होंगी, अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने मेन जो चीज पढ़नी है दैट इज ईएसजी फ्रेमवर्क। इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको कल भी दिया था कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। इससे हम लिंक करते हैं थ्री पिलर्स से। थ्री पिलर्स अप्रोच किस कौन सी थी, कहां से आई थी? याद करें, पहले ही दिन हमने पढ़ा था कि जॉन एल्किंटन साहब ने फरमाया था कि ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है, एक चीज पे फोकस करने के बजाय इन तीनों चीजों पे फोकस करो। अब उसने जबानी बात की थी। ये जॉन एल्किंगटन जो है वो कोई अमेरिका का सदर तो था नहीं कि वो कहेगा बात तो सारे के सारे मान लेंगे। तो उसने आइडिया दिया था ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का। ईएसजी फ्रेमवर्क उस आइडिया का एक रिफाइंड वर्जन है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा कहे कि यार जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू हो उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आपने अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की तमाम कंडीशंस पूरी नहीं की तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगर ये बात कोई एक आम बंदा कहे तो हम कहेंगे कि भाई इसने आइडिया बड़ा अच्छा दिया, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन यही बात अगर IFRS 15 कहे तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह, IFRS 15 ने कहा है भाई, जो कहा है ठीक कहा है, IFRS 15 को मान लो। इसी तरह ESG फ्रेमवर्क एक प्रॉपर, जिस तरह IFRS होते हैं, जिस तरह IAS होते हैं, इस तरह का एक फ्रेमवर्क है जो आपको प्रॉपर तरीके से बताता है कि चीजों को आप किस किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। अब बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आपके सिलेबस में बहुत डिटेल इसकी नहीं है, लेकिन बस बेसिक्स हैं कि टोटल जो है वो तीन क्या ESG फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस होती हैं। तो ESG, पहले अगले पेज पे जाके हम ESG के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। क्या है ESG फ्रेमवर्क का नेचर? इट इज अ प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट मेजरमेंट टूल। आपके पास एक बना बनाया फ्रेमवर्क आ गया, एक तरीकेकार आ गया कि आपने अगर सस्टेनेबिलिटी की चीजें डिस्क्लोज करनी है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। फोकस किस चीज के ऊपर ही फोकस करता है? स्पेसिफिक लोकलाइज्ड कंपनी परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल रिस्क। वैसे तो काफी चीजों पे फोकस करता है, कुछ चीजों का आपका बुक ने आपको बता दिया कि भाई इस तरह से इस चीजों पे आपने रिपोर्टिंग करनी होती है। गोल इसका क्या है? ट्रैकिंग KPIs टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। जिन लोगों ने अगर मैनेजरियल पोर्शन पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए तो KPIs बड़ा आसान सा वर्ड होगा। जो ये वर्ड पहली दफा सुन रहे हैं, मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। KPI मींस किसी चीज को नंबरों के थ्रू मेजर करना। लाइक फॉर एग्जांपल, एक जगह मैं कहूं कि माशाल्लाह से मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। अब बहुत खुश है मैंने कि जबानी बात कर दी। अब इसका आप इसे मेजर नहीं कर सकते भाई, बहुत खुश का क्या मतलब है? 3 किलोमीटर खुश हैं कि 2 किलो खुश हैं? ये मैंने जबानी बात की है, इसे हम KPI में नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन KPI ये होगा कि हम कहें कि क्लास में आने वाले 80% लोग खुश हैं, या क्लास में आने वाले 80% लोग पेपर जो है वो ICAP का पास कर गए। अभी जो मैं न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ, 80% लोग पास या 70% लोगों ने कहा कि हमें पढ़ के जो है वो अपनी तैयारी जरा गुजारे लायक लग रही है, इस तरह की बातों को हम कहते हैं KPIs। अगर हम इसे कंपनीज के ऊपर अप्लाई करें तो आपके KPIs क्या होंगे? अगली दफा हमने अपना प्रॉफिट 4% से इंक्रीज करना है, अगली दफा हम अपनी फलानी कॉस्ट जो है वो 2% से डिक्रीज करेंगे। इस तरह की जो न्यूमेरिकल बातें होती हैं उन्हें हमने बोल दिया KPI। अच्छा, मैं वर्ड KPI बार बार बोल रहा हूँ, इसका असल वर्ड मीनिंग होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के फॉर्म में आप इन सारी बातों को डिस्क्लोज करते हैं। इन सारी बातों से मेरी क्या मुराद है, आए वो भी देख लेते हैं। तो पहली स्लाइड है हमारी,
अबाउट ई, ईएसजी में पहला जो ई है वो क्या स्टैंड फॉर करता है? ई फॉर इन्वायरमेंट। अब वंस अगेन ये ईएसजी अच्छा खासा मतलब फ्रेमवर्क है, आपके सिलेबस में थोड़ा सा बस उसका इंट्रोडक्शन ही है, तो भाई जो थोड़ी बहुत बुक्स ने आपको एग्जांपल दी हम वही पढ़ लेंगे। हाँ भाई, ईएसजी में क्या क्या, ईएसजी के ई में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अब एक कैटेगरी का नाम है, उस कैटेगरी के अंदर आप क्या क्या बातें डिस्क्लोज करते हैं? वंस अगेन बहुत सारी तरह की बातें डिस्क्लोज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने इस टाइम गिवन है, लाइक फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल वर्सेस रिसाइकल्ड मटेरियल यूज। आप परसेंटेज में बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल परसों एग्जांपल दी थी माइक्रोसॉफ्ट की। आप बड़ा बड़ा लैपटॉप के ऊपर स्टिकर लगाएं कि इस लैपटॉप के 30% कंपोनेंट्स रिसाइकल्ड हैं। हमने पुराना कोई टूटा फूटा लैपटॉप पकड़ा, उसमें से जो कंपोनेंट सही थे, यानी कि जो कैमरा था, कीबोर्ड था, इस तरह की चीजें जो खराब नहीं होती, हमने उन्हें रिसाइकल करके बाकी सारी चीजें नया लगा के एक नया लैपटॉप बना लिया है। तो अब इसे अल्फाज में आप बताएं कि भाई पिछले साल हमने 1 लाख लैपटॉप्स बेचे, उन 1 लाख लैपटॉप्स में से 50% लैपटॉप्स 30% रिसाइकल्ड थे। तो ये आपने ईएसजी में ई के ऊपर रिपोर्टिंग की। इसी तरह एक और परसेंटेज क्या है? प्रोडक्ट रिसाइकलिंग रेट, कि आपकी आगे कितनी प्रोडक्ट जो है वो रिसाइकल हो जाती है। एग्जांपल आप ले सकते हैं कोका कोला की, कि कोका कोला अपनी इस तरह की रिपोर्ट में ईएसजी रिपोर्टिंग करते हुए बताए कि हमने पिछले साल पता नहीं कितने करोड़ बोतलें बनाई थी, उन इतने करोड़ में से इतने लाख बॉटल्स माशाल्लाह से रिसाइकल हो गई थी, हमने उन्हें धो के दोबारा अंदर पेप्सी भर के दोबारा बेचनी शुरू कर दी थी, सॉरी पेप्सी नहीं, कोका कोला। तो ये हमारा परसेंटेज रिसाइकल रेट है। दोनों चीजों का इन्वायरमेंट से क्या लिंक है? अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करेंगे, इसका मतलब ये न्यू रिसोर्सेज इस्तेमाल होने से बच जाएंगे। इंस्टेड ऑफ कि आप नया प्लास्टिक बनाते हैं, उस प्लास्टिक के अंदर बोतल बना के बेचते हैं, आप पुराना बना बनाया प्लास्टिक पकड़ो, डबल फायदा हो गया। एक तो आपको नया प्लास्टिक नहीं मैन्युफैक्चर करना पड़ा, और दूसरी बात यह कि पुराना प्लास्टिक जो कूड़े के डब्बों में पड़ा होता है या आहिस्ता आहिस्ता दरियाए सिंध के होते होते समंदर तक पहुंच जाता, वो अब नहीं जाएगा, उससे आप दोबारा लोग इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह सेकंड आपके पास क्या है? वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के अंदर क्या एग्जांपल दी बुक ने? टोटल वाटर कंज्यूम्ड आप बताएं। अच्छा, आगे भी लिखा है मीटर क्यूब, आप वॉल्यूम बताएं कि भाई हमने टोटल प्रोडक्शन करते हुए इतने हजार मीटर क्यूब पानी यूज किया है, इतने हजार गैलन या इतने हजार लीटर पानी कंज्यूम किया। आपको पता है हर चीज में, हर इंडस्ट्री में पानी का ढेर सारा इस्तेमाल होता है। बल्कि कल परसों एक भाई ने कमेंट्स में भी एग्जांपल दी थी कि इवन एआई का यूज करने से भी बहुत सारा पानी यूज होता है, क्योंकि एआई की जो डाटा सेंटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, तो उन्हें ठंडा करने के लिए, उन्हें कूल डाउन करने के लिए आपको ढेर सारा साफ पानी चाहिए होता है। अब कुछ जीनियस लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि कोई बात नहीं, दुनिया का 70% पानी है, तो समंदरों से पानी निकालें, उसे डाटा सेंटर को कूल करें। तो ये एक बड़ी फजूल सी बात है। डाटा सेंटर्स के अंदर साफ पानी चाहिए होता है। अगर आप उसमें नमकीन पानी, समंदर का पानी यूज करेंगे तो सारी मशीनें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हमारी मजबूरी चेक करें, हम एक ऐसे प्लेनेट पर रहते हैं जिसका 70% वाटर है, लेकिन वो वाटर हमारे किसी काम का नहीं है, सिवाय ये कि उसके अंदर मछलियां रहती हैं। खैर, अल्लाह ताला की कुदरत है, मैं क्या कह सकता हूँ। बट द पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट। साफ पानी दुनिया में एक बड़ी तेजी से खत्म होती हुई रिसोर्स है, जिसको हमने ध्यान से यूज करना है। तो अगर हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे होंगे कि हमने कितने लीटर पानी यूज किया, फिर तो हम आंखें बंद करके अंधों की तरह बहाएंगे उस पानी को। ठीक है, पानी है, मुफ्त का पानी है, जितना मर्जी यूज करो। लेकिन जब आप रिपोर्ट कर रहे होंगे, आप ईच एंड एवरी चीज मेजर कर रहे होंगे कि भाई आज जनवरी के महीने में इतने लीटर पानी इस्तेमाल हुआ, फरवरी में इतना पानी इस्तेमाल हुआ, तो शायद आपके दिल में थोड़ा सा तरस आए कि नहीं यार, हम इतने हजारों लीटर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या जाया कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी अकल करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर रिसाइकल्ड स्लैश रीयूज्ड इंटरनली। ये आप इसको पॉजिटिवली भी कर सकते हैं कि भाई हमने इतने हजार लीटर पानी यूज किया था, लेकिन उतने हजार लीटर में से इतने हजार लीटर हमने किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले इतने हजार लीटर हमने प्रोडक्शन के लिए यूज किया, उसके बाद उसी पानी के अंदर हमने थोड़े से केमिकल डाल के उसे थोड़ा बहुत रिसाइकल करके उससे बाकी कोई काम कर लिया, उससे जो सीएफओ साहब थी उनकी गाड़ी धो दी, या इस तरह के कोई काम कर दिया, उसे बर्तन धो लिए, इस तरह का कोई काम कर लिया। तो इसको हमने कह दिया वाटर रिसाइकलिंग, कि आप एक पानी से, यूज पानी से कोई ऐसे काम कर लें। जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है दुबई एयरपोर्ट में। पानी, मतलब पहले तो होता था ना नलका, आप खोल के चले जाओ अंदर बातें करो। मतलब ये मैं किसी गरीब मुल्क की बात नहीं कर रहा, दुबई एक अच्छा खासा अमीर मुल्क है, इवन ऑन दैट
इतने अमीर जगह पे भी आप दुबई एयरपोर्ट पे जब तक नलके के आगे हाथ नहीं करोगे, जब तक सेंसर नहीं चेक करेगा कि आपने आगे हाथ किए हुए हैं, तब तक उसमें से पानी नहीं निकलेगा। नलके का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, सेंसर पे सारा कुछ चलता है। सिर्फ दुबई एयरपोर्ट नहीं, और भी कुछ जगह हैं दुनिया की जहां ऐसा होता है, बट द पॉइंट इज इतने वो जो है वो लोग केयरफुल हो गए हैं कि ये ना हो कि बंदा नलका ऑन करे उसके बाद मोबाइल पे लग जाए, या नलका ऑन करके कहीं निकल जाए। या इवन पाकिस्तानियों में भी कॉन्सेप्ट है कि इवन मस्जिद में भी वजू खाने में हम आधा नलका खुला छोड़ के चले जाते हैं कि ठीक है जो अगला बंदा आएगा उसे पूरी टंक जो है वो नलका खोलना नहीं पड़ेगा, जो कि एक बड़ा बेकार कॉन्सेप्ट है। तो पानी का दुनिया में जो है वो साफ पानी बहुत कम होता चला जा रहा है, इसलिए अगर आप साथ साथ उसे मेजर करते रहें तो इसमें सबका भला है। आगे चलें, नंबर 3 हमारे पास क्या है? एनर्जी एंड ओमिशंस, परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप साथ रिपोर्ट करें कि वैसे तो हमें इतने हजार किलोवाट या इतने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसमें से हमने 10% या 15% या 20% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से यूज की। अच्छा, अब यहाँ काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोलने का थोड़ा सा मौका देता हूँ। मुझे सोच के बताएं, बिजली तो बिजली होती है, बिजली आप वापडा से खरीदें या सोलर से जनरेट करें, क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या परेशानी है कि आप रिपोर्ट करें कि हमने सोलर से बिजली जनरेट की है? जी, एनीवन? क्या अच्छाई है सोलर में और क्या बुराई है वापडा की बिजली में? बिजली बिजली होती है। कमेंट्स में भाई ने कहा सोलर वाली का कार्बन फुटप्रिंट लो होता है। ठीक है, आपने बात बिल्कुल सही किया, से मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ। जो आप वापडा से बिजली प्रोड्यूस परचेज करते हैं, या बाकी अगर शहरों की बात करें के इलेक्ट्रिक या इस तरह की किसी कंपनी से बिजली यूज करते हैं, तो वो बनती है बहुत एक इसका मेजर पोर्शन फर्नेस ऑयल से, कि पेट्रोल या इस तरह का कोई कैरोसिन या चीज जलाते हैं पावर प्लांट्स में, उससे बिजली बनती है जिसमें अच्छा खासा धुआं निकलता है, अच्छी खासी पोल्यूशन होती है। ऑन द अदर हैंड सोलर में से धुआं नहीं निकलता। तो सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, एक और चीज है रिन्यूएबल का कॉन्सेप्ट। सोलर अगले कई हजारों सालों तक सूरज कहीं नहीं जाता, आप जितना मर्जी उसे यूज करें। इसी तरह विंड चलती जाती है, चलती चलती है, विंड का कोई एंड नहीं है। लेकिन पेट्रोल डीजल वगैरह लिमिटेड चीजें हैं। ये अलग बात है कि आपने बड़ों से सुनते हैं कि भाई ईरान के पास अगले 150 साल का तेल मौजूद है, वेनेजुएला अगर 200 साल तक भी पेट्रोल निकालता रहे तो दुनिया में पेट्रोल की कमी नहीं होगी। बट स्टिल 200 साल, 150 साल भी एक फाइनाइट नंबर है। क्या 17th सेंचुरी में वो जो बंदा जिसने कहा था सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन मैं बताता हूं, क्या उसने ये सोचा था कि 100 साल बाद भी जिंदगी दुनिया होगी? तो देखें, दुनिया तो कितने हजारों साल से चल रही है, तो 100 इन द लॉन्ग टर्म ये 100 साल की रिसोर्सेज भी किसी काम के नहीं है। एक ना एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 100% कंफर्म बात है। लेकिन सूरज नहीं खत्म होता। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिस तरह सोलर हो गया, जिस तरह विंड होगी, जो कि खत्म नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, एक लिमिटेड अमाउंट है ना दुनिया के अंदर। सारे के सारे मेटल्स, ये लोहा हो गया, ये हर तरह का मेटल हो गया, स्टील वगैरह, सारा कुछ फाइनाइट है। इवन प्लास्टिक्स के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं ये फाइनाइट हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। बेशक 100 साल बाद खत्म होंगे, 200 साल बाद होंगे, क्या पता 500 साल बाद होंगे। लेकिन दुनिया जितनी पुरानी है, 500 साल भी कुछ भी नहीं मैटर करता। आज से 2000 साल पहले भी लोग दुनिया में रह रहे थे। तो पॉइंट इज के रिन्यूएबल रिसोर्सेज मींस कि आप अभी से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं उन फ्यूल्स के ऊपर जो कि खत्म हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर दुनिया की एक बड़ी अच्छी पॉपुलेशन, एक बड़ी परसेंटेज सोलर पे शिफ्ट हो जाती है, तो वो वाले रिसोर्सेज जिन्हें हम कह रहे थे कि 150 साल बाद खत्म होंगे, क्या पता अब उनका हम इस्तेमाल कम कर दें, तो वो 150 के बजाय 300 साल चल जाए, क्या पता वो 500 साल चल जाए। तो इसलिए चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करें। देन नंबर 4 हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी आसान सी बात है, मतलब आप सब घरों में रहते होंगे, इवन अगर हॉस्टल में भी रहते हैं, तो कूड़े का एक सिस्टम होता है। कूड़े वाला आता है और सुबह जो है वो उठा के ले जाता है। आप घर में रहें, आप जहां मर्जी रहें,
ऐसा हो नहीं सकता कि वेस्ट ना हो। एक आम बंदा भी अगर किसी पिकनिक पे जाता है तो वो लेस का रैपर कहीं फेंकता है तो उसे हमने कह दिया वेस्ट। तो एक आम बंदा अगर पिकनिक नहीं कर सकता वेस्ट जनरेट किए बगैर, तो सोचें एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके हजारों फैक्ट्रियां, इतने सारे मजदूर होंगे, क्या वो नहीं वेस्ट जनरेट करती होगी? वो बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करती होगी। तो भाई उस वेस्ट के साथ आपने किया क्या? ईएसजी फ्रेमवर्क कहता है बताओ टोटल वेस्ट जनरेटेड किलो में बताओ या टन में बताओ कि हमने इतने हजार किलो वेस्ट प्रोड्यूस किया। फिर वही बात, आप जब बताएंगे ना तो आपको ख्याल भी होगा, आपको थोड़ी सी गलत भी आएगी। अगर आप नहीं मेजर करेंगे, आप कहेंगे ठीक है कचरा है जा रहा है जाने दो, बट जब आप मेजर करेंगे आपको ख्याल होगा यार हमने 11 किलो का कचरा क्रिएट कर दिया। फिर आप कोशिश करेंगे कि 11 के बजाय 10 किलो, 10 के बजाय 9 किलो। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भी अवेयरनेस आएगी और आप जब ट्रांसपेरेंसी से लोगों को बताएंगे भाई हमारी मजबूरी है, हम इतना वेस्ट तो जनरेट करते ही है, तो अवाम के आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया करेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास आ गई, रिसाइकलिंग रेट वर्सेस लैंडफिल डिस्पोजल वॉल्यूम। बंदा पूछे लैंडफिल क्या होती है, मैं बताता हूँ। ज्यादातर मुल्कों में जहां इस तरह के दरिया नहीं होते, भाई हमारा तो वेस्ट का सिस्टम बड़ा इजी है। हम सारा का सारा कचरा उठा के दरिया में डाल देते हैं, दरिया से आज तक समंदर में चला जाता है, समंदर में मछलियां खा लेती हैं, हमारा क्या जाता है। बट बाहर के मुल्कों में जहां इस तरह के रिवर्स वगैरह नहीं होते या पाबंदी होती है रिवर्स को गंदा करने पे, तो वो बंजर जमीन जहां और कुछ भी नहीं हो रहा था वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में दफना देते हैं वेस्ट को। इसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये कि आपका वेस्ट जो पहले समंदर में जाना था या कहीं कचरे के ढेरों वगैरह में जाना था वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जो आपने वेस्ट इतना हजारों लाखों टन दफना दिया, आज से 100 साल बाद उस वेस्ट में से भी नेचुरल गैस बनना शुरू हो जाएगी। उसमें जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जो केले के छिलके हो गए, जो सब्जियां वगैरह हो गई, ये भी ऑर्गेनिक चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती हैं। जब जमीन के अंदर वो डिकम्पोज होंगी तो नीचे जमीन के नीचे ही रह जाएंगी। और जब आप एक बहुत बड़ी वॉल्यूम में सारा कुछ काम करेंगे, आई नो मैं थोड़ी साइंस साइंस वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप भी सीख लें, आपका फायदा हो जाएगा। जब जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा और एक बहुत बड़े वॉल्यूम में ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, शायद फौरन नहीं, शायद 20 साल में नहीं, लेकिन 100 से 1.5 साल में वही चीज नेचुरल गैस बन जाएगी। तो आपने एक तरह से एक रिन्यूएबल रिसोर्स में थोड़ा सा ऐड कर दिया। वो नेचुरल गैस जो कि खत्म हो जाती है, आपने थोड़ी सी खुद प्रोड्यूस कर ली। आपस की बात है थोड़ी सी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये हमने बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की किस चीज की, ई के। ई कौन था? ई फॉर द इन्वायरमेंट। अब आगे चलते हैं। देन आपके पास है सोशल। सोशल कौन है? हमने कल भी पढ़ा था। सोशल से हमारी मुराद है आपकी अवाम, आपकी सोसाइटी। तो उसमें हम क्या क्या चीजें रिपोर्ट कर सकते हैं? वंस अगेन चीजें तो हम बहुत सारी रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपकी तवज्जो के लिए आपके सामने लिखी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास कैटेगरी है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल के अंदर भी आप क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं? एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट बोलते हैं इसे, आमतौर पे टर्नओवर रेट भी बोलते हैं, कि आपके एम्प्लॉयज आपके पास कितना अरसा बच जाते हैं, कितना अरसा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा यार ये फलाना बंदा जो है, ये फलानी कंपनी बड़ी अच्छी है, मेरे चाचू उधर जॉब करते थे, 30 साल से माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपने ये भी सुना होगा ये फलानी कंपनी है, मेरे मामू ने उधर 6 महीने काम किया, उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी यार ये बड़ी बेकार कंपनी है, मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वो कंपनी जहां लोग ज्यादा अरसा काम करते हैं वो कंपनी अच्छी कंसिडर होती है, जहां कम अरसा काम करके लोग शिफ्ट हो जाते हैं वो कंपनी कम अच्छी कंसिडर होती है। तो ये तो मैंने जबानी बात कर दी, कम अच्छी कंपनी, ज्यादा अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी। इसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट करें, आप कहें कि कितने परसेंट एम्प्लॉयज आपके किसी किसी भी फर्म के एम्प्लॉयज 1 साल में छोड़ के चले जाते हैं। इसको हमने जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो ये आपका केपीआई हो गया। तो कंपनी रिपोर्ट करे कि हमारे माशाल्लाह से हमने 2026 में 1 लाख एम्प्लॉयज, बहुत ज्यादा हो गया, 10,000 एम्प्लॉयज को हायर किया था। उसमें से माशाल्लाह से हमारे पास 9,000, मैं 10,000 का है हाँ, 9,550 एम्प्लॉयज हमारे पास अभी भी मौजूद है। 450 छोड़ के चलेगा तो आप कहेंगे गुड यार, कंपनी का टर्नओवर रेट तो बहुत ही थोड़ा है, 10,000 में से सिर्फ 450 लोग छोड़ के गए हैं। इसका मतलब ये कंपनी अच्छी होगी, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा सलूक करती होगी, उनको अच्छी सैलरी देती होगी, उन्हें जुमे के टाइम खाना देती होगी। तो ये सारी बातें आपके पास आ गई एम्प्लॉय टर्नओवर से रिलेटेड। देन और भी एग्जांपल्स हैं। एवरेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आवर्स पर एम्प्लॉई। ये भी बड़ी जरूरी चीज होती है। क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर रही है?
अक्सर जॉब इस तरह की होती है कि एक दफा आप किसी जॉब पे आके लग गए तो वो सारी जिंदगी आपकी वही जॉब होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई, मैं क्या एग्जांपल दूं जो किसी को बुरी ना लगे, किसी कॉलेज का कोई फ्रंट ऑफिसर है जिसने स्टूडेंट्स का एडमिशन करना हो, वो पहले आके बनेगा जूनियर फ्रंट ऑफिस, कुछ अरसे बाद वो सीनियर फ्रंट ऑफिसर हो जाएगा। लेकिन क्या सीनियर फ्रंट ऑफिसर से वो डायरेक्ट प्रिंसिपल लग सकता है? 90% केसेस में नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप उसे साथ साथ ट्रेन करें। आप उस फ्रंट ऑफिसर से कहें कि भाई तुम फलानी स्किल सीखो, हम तुम्हें सीएफओ लगा देते हैं, या तुम फलानी स्किल साथ साथ सीखो, हम तुम्हें फलाने डिपार्टमेंट में, हम तुम्हें आईटी डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, हम तुम्हें वीडियो जो है वो एडिटिंग वगैरह पे लगा देते हैं। तो अगर आप इस तरह से एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग वगैरह करते रहेंगे तो वो किसी एक जॉब पे फिक्स होकर नहीं बैठ जाएंगे। इसकी एक और बहुत बहुत बड़ी एग्जांपल है आई कैप की ट्रेनिंग। फर्म्स, एक कैफ क्वालिफाइड बंदा जाता है और 3.5 साल बाद वो प्रोफेशनल बन के निकल आता है फर्म से। तो सोचिए फर्म कितना अफोर्ड कर सकती है कि हमने इतने हजारों या इतने 100 लोगों को पूरे 3.5 साल तक इतनी सारी ट्रेनिंग दी, दिन रात ट्रेनिंग दी। तो ये आपके पास आ गया ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। इसी तरह नंबर 2, इक्विटी एंड राइट्स। एग्जाम्पल उसकी क्या है? जेंडर पैरिटी रेशियो इन द वर्कफोर्स एंड एग्जीक्यूटिव लेवल। आपकी जो वर्कफोर्स है उसमें से कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल है। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते कि आप कहें कि भाई ये फलानी जॉब्स तो कर ही सिर्फ फीमेल सकती हैं, या फलानी जॉब्स तो कर ही सिर्फ मेल सकते हैं। आपस की बात है, ये वाली बात पाकिस्तान में थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल, अनअप्रोप्रिएट सी लगती है। लेकिन चूंकि ये ईएसजी फ्रेमवर्क इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में तो फिर आपने ऐसी ऐसी चीजें सोची नहीं होती, हो रही होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रिशियन है जो फीमेल हो? बाहर के मुल्कों में होता है, यहाँ नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि हम सोच लेते हैं कि वो फलानी जॉब्स तो कर ही सब मेल सकते हैं, फलानी जॉब्स तो कर ही सब मेल सकते हैं। बाहर के मुल्कों में हर तरह का जेंडर कर रहा होता है। तो ये वाली बातें अगर आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही हैं तो बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना, बस ये सोच लेना है कि ये अंग्रेजों का फ्रेमवर्क है, ये हमने नहीं इजाद किया। तो जेंडर पैरिटी रेशियो क्या 50-50% लोग हैं एक जगह पे? अगर कोई ऑफिस है उसमें 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए, क्या 5 मर्द और 5 खवातीन ही है, कि 9 मर्द और 1 खवातीन है, या सारे के सारे मर्द हैं? तो उस तरह की चीजें आपने रिपोर्ट करनी है। इसी तरह रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रीवेंसेस, बड़ा उसने मुश्किल वर्ड यूज कर लिया। ग्रीवेंसेस मींस नफरतें, या जो है वो दिल में कोई, क्या कहते हैं, परेशानी वाली बात। कि अगर खुदा ना खास्ता किसी आपने अपने एम्प्लॉय का कोई ह्यूमन राइट डिस्टर्ब किया है, उससे जरूरत से ज्यादा काम करवा लिया, या खुदा ना खास्ता वो बेचारा बंदा इंजर हो गया, इंजर वाली बात हमने अगले पॉइंट में भी डिस्कस करनी है। तो क्या आपने उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व किया? क्या उसे जो परेशानी थी कि आप उस आपने उसे सही करने की कोशिश की? तो फिर आप इसे रिपोर्ट किस तरह से करेंगे? आप कहेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे 100 एम्प्लॉयज ने अपनी ग्रीवेंसेस हमारे पास रिपोर्ट की थी हमारे डिपार्टमेंट को, और इन 100 में से माशाल्लाह से 90 जो ग्रीवेंसेस थी वो रिजॉल्व हो गई। 10% हम नहीं रिजॉल्व कर सके, चलो हम भी इंसान है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वर्क प्लेस सेफ्टी, नंबर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिक डेज। हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है? आप, हम जिस फील्ड में बैठे हैं हमें तो हेल्थ एंड सेफ्टी से इतना फर्क नहीं पड़ता। हमने फर्म में जाना है, फर्म में भी एसी चल रहा होगा, हमने क्लाइंट पे जाना है, क्लाइंट पे भी एसी चल रहा होगा। बस अगर फैक्ट्री का विजिट करना पड़ा, वहां थोड़ी सी गर्मी लगेगी। बट दुनिया में तो लोग फैक्ट्रियों में ऐसे अजीबोगरीब हालात में काम करते हैं। कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा स्टील मिल कंडीशंस, या कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ये किसान किन हालात में काम करते हैं। तो लोग तो बड़े खराब खराब हालात में, बड़े जहरीले एनवायरनमेंट्स में, बड़े, स्टील मिल की मैं एग्जांपल की बात करूं कि वो जो प्लास्टिक का सूट पहनते हैं, वो अगर आम कपड़े बंदा पहन के जाए तो वो जो उनका फर्नेस होता है उनसे आधे किलोमीटर दूर ही उसके कपड़े मेल्ट हो जाएं। इतनी अंदर हीट होती है। स्पेशल वो जो हेजमेट सूट पहने बगैर लोग उस फैक्ट्री के अंदर नहीं कदम रख सकते। तो अगर इतने खतरनाक इन्वायरमेंट में इंसान कोई काम कर रहा है, तो फिर वैसे आम हालात में इंसान गलती कर देता है। तो सोचिए इतना टेंशन वाला इन्वायरमेंट है, आपको पसीने पसीने आप हुए हुए हो, और जरा सी भी गलती होगी तो आपकी जान जा सकती है। तो सोचिए इस तरह के इन्वायरमेंट में लोग कितनी गलतियां करते होंगे, कितनी जानें जाती होंगी। तो अगर जाने जाने का चांस है या लोगों के जख्मी होने का चांस है, तो आप लोगों को रिपोर्ट करें कि भाई हम अच्छे लोग हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमारी फैक्ट्री में सिर्फ 200 इंसिडेंट्स हुए थे, और उन 200 इंसिडेंट्स में भी माशाल्लाह से हमने 150 लोगों को सेव कर लिया था। हाँ, 50 लोगों की डेथ हो गई थी, चलो कोई नहीं, मरना भी तो है ना एक न एक दिन। तो आप ये भी रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिक डेज, कि कितने आपके एम्प्लॉयज जो है वो बीमार हो जाते हैं
कुछ तो बीमारियां नेचुरल होती हैं, कुछ बीमारियां वर्क प्लेस से रिलेटेड भी होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई खास तरह की इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां लोग ज्यादा काम करें तो उन्हें लंग कैंसर हो जाता है, जो ऐसे इलाकों में जहां पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो, तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। या वैसे भी कोई एक इन्वायरमेंट है जहां लोग जाते हैं, ज्यादा अरसा काम करते हैं तो वैसे बीमार हो जाते हैं या मेंटल हेल्थ का उनके इश्यूज आ जाते हैं, तो आप इसे रिपोर्ट करें कि हमारे एम्प्लॉयज को फलाना फलाना मसले पेश आए थे, इतनी हमने उनकी हेल्प की। देन कम्युनिटी को आपने कैसे सपोर्ट किया, उसकी क्या एग्जांपल्स आपके सामने हैं। परसेंटेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम लोकल सप्लायर्स, ये बड़ी जरूरी बात है। आप कभी कभार जस्ट शो डालने के लिए कि भाई हमने बड़ा हाई क्वालिटी मटेरियल यूज किया है, आप सामान इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जरा आसपास तो देखें, क्या पता आपका मुल्क ही फलाना रॉ मटेरियल बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा हो। तो आपको बताना चाहिए कि भाई हम अपना इतने परसेंटेज जो चीज है वो इंपोर्ट करने के बजाय लोकल सप्लायर से यूज करते हैं। आजकल हमारे मुल्क में ये चीज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। हमने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया है कि लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट किया जाए, कोका कोला की बजाय कोला नेक्स्ट पी जाए, उस तरह की चीजें। पहले ये बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो इस तरह फिर कंपनीज भी आगे रिपोर्ट करें कि हमने के एन यूज करने के बजाय हमने लोकल सूफी का चिकन यूज किया। इस तरह की चीजें आप रिपोर्ट करें। एक और आपके सामने एग्जांपल, प्री टैक्स प्रॉफिट कन्वर्टेड इन इन्वेस्टेड इन कम्युनिटी वर्क, कि आपका प्रॉफिट का इतने परसेंट आपने कम्युनिटी की बेहतरी में लगा दिया। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आपने कम्युनिटी के लिए स्कूल्स बना दिए, आपने कम्युनिटी के लिए कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। याद करें कल हमने नेस्ले की रिपोर्ट देखी थी, उसमें कितनी सारी एग्जांपल्स हमने देखी थी कि आपने लोगों को साफ पानी का बंदोबस्त करके दे दिया, आपने लोगों को छोटी मोटी दुकानें बना के दे दी। ये सारा कुछ आपका हो गया इन्वेस्टेड इन कम्युनिटी वर्क। जी, ये हमने बात की ईएसजी वाले मॉडल के, ई सॉरी ई की नहीं, एस की। फिलहाल कोई परेशानी वाली बात। आगे चलें। देन हमारे पास थर्ड कॉलम है गवर्नेंस। अब ये चीज आप लोगों के लिए शायद नहीं हो। कल हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट, प्लेनेट एंड पीपल। यह एक तीसरी चीज आ गई जिसका नाम है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या है, पहले हम जो बातें कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि भाई आपके इंप्लॉइज कितने परेशान होते हैं, आपके ऑपरेशंस में कितना काम लगता है। यहां से अब जो कंपनी के बड़े हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि भाई हम भी कुछ करते हैं कंपनी के लिए और कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए। तो लेट्स से गवर्नेंस में क्या क्या आ सकता है। आई वुड से कि ये चीज अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस हवाले से थोड़ी सी नई है, तो जरा पहले से ज्यादा ध्यान कीजिएगा। गवर्नेंस होता क्या है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कंपनी के बड़े जो है वो थोड़ा सा फिक्र करें अपने इन्वायरमेंट की। तो पहली एग्जांपल आपके पास आ गई, परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हम उन डायरेक्टर्स को कहते हैं जिनका कंपनी से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते, वो बस आते हैं, कंपनी को जरा अच्छे अच्छे नेक नेक मशवरे देते हैं और चले जाते हैं। यानी कि वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स नहीं होते। अभी कल परसों ही मैंने आपको एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का फर्क बताया था। तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक बड़ा अच्छा तरीकेकार है जिससे आप रिपोर्ट कर सकें कि हमारी कंपनी के 10 डायरेक्टर्स हैं, उन 10 में से माशाल्लाह 5 इंडिपेंडेंट हैं। अब जाहिर सी बात है सारे के सारे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, कुछ डायरेक्टर्स ने कंपनी चलानी भी है। आपको पता है कंपनी का सीएफओ और कंपनी का सीईओ, ये वाले लोग भी सारे डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स कुछ होने चाहिए जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट लोग भी होने चाहिए जो कंपनी की हरकतों की वजह से डिस्ट जो है वो कंपनी की हरकतों की वजह से इन्फ्लुएंस ना हो। वो बस आए, देखें क्या चल रहा है, वो अच्छी तरह बताएं कि भाई फलाने डायरेक्टर ने ड्यूरिंग द ईयर फलाना काम किया था जो कि शायद सही नहीं था कंपनी के लिए, हमें उसे रिजॉल्व करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परसेंटेज जितनी हाई होगी उससे उतना अच्छा कंसिडर किया जाएगा। अब इसे लिंक करें जी फॉर गवर्नेंस से। गवर्नेंस ये कंपनी के बड़ों ने डिसाइड किया कि हम एग्जेक्टिव्स के ज्यादा फोकस करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे। इसी तरह परसेंटेज ऑफ फीमेल बोर्ड मेंबर्स, सेपरेशन ऑफ सी, सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं। ये एक भी बड़ा एक जो है वो एससीसीपी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि बोर्ड में फीमेल्स भी होनी चाहिए। अब इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इसके ऊपर चूंकि मैंने हिसाब लगाया क्लास में ज्यादातर, एक मिनट लेट मी हैव अ लुक।
माशाल्लाह से सिर्फ दो खवातीन मौजूद हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स से कि एससीसीपी ने कहा कि अगर किसी बोर्ड में कोई एक आधी खातून भी हो तो बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, एससीसीपी कह रहा है। ये अच्छी बात है बुरी बात है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। नंबर 3, सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ रोल्स। ये भी बड़ी जरूरी बात है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बस ये चीज आप जाके डिटेल से पढ़ेंगे सीफैप 2 में, और थोड़ा बहुत इसका आप पढ़ेंगे बीएलडी में। चेयरमैन क्या काम करता है, सीईओ क्या रोल काम करता है, दोनों इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, दोनों काम अलग अलग बंदों को होने चाहिए। ये ना हो कि सीईओ चेयरमैन सेम बंदा हो, फिर सीईओ चेयरमैन को रिपोर्ट कर रहा होगा, चेयरमैन सीईओ को रिपोर्ट कर रहा होगा। और ये चीज आपके लॉ में भी लिखी हुई है कि सीईओ और चेयरमैन अलग अलग बंदा होना चाहिए। लॉ से भी मुराद है आपका जो बीएलडी में आप सी लॉ वाली चीजें पढ़ेंगे। इसी तरह एथिक्स एंड कंप्लायंस, एडहेरेंस टू एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन कोड्स। कोड्स आपने नाम सुना होगा, आई कैप का मशहूर जमाना कोड ऑफ एथिक्स। तो हर कंपनी का एक लिस्टेड कंपनी का एक अपना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। एक रूल बुक होनी चाहिए कि भाई हम इंप्लॉइज फलानी काम नहीं करेंगे, फलाने तरह के जो है वो चीजें अगर करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी, फलाने तरह का अगर कोई काम करता पाया गया तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जबानी बातें करना इजी है, इसका एक प्रॉपर किताब होनी चाहिए, एक प्रॉपर पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सारी बातें लिखी हुई हों। तो क्या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? और दूसरी बात, ये एग्जिस्ट करना तो छोटी बात है, कोई भी चैट जीपीटी से और सुकून से जो है वो उस तरह का वो बनवा ले कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो भी होता है कि नहीं? इससे आप केपीआई के थ्रू बताएंगे, आप कहेंगे कि भाई ड्यूरिंग द ईयर इतनी हमारे पास कंप्लेन्स आई थी, पूरे साल में सिर्फ 4 कंप्लेन्स आई थी कि लोगों ने आपके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कोई काम किया, जिसमें से एक बंदे को हमने कंपनी से निकाल दिया और 3 को जुर्माना डाल के थोड़ी बहुत डांट वगैरह करके हमने समझा दिया। इसी तरह ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स, वंस अगेन बात लिंक करती है आपके कॉर्पोरेट लॉ से। अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं बीएलडी का सी लॉ वाला पोर्शन, तो आपने उसमें ये पढ़ा होगा कि कंपनी के चूंकि ओनर्स होते हैं असल में शेयर होल्डर्स, तो जो डिसीजंस होते हैं वो शेयर होल्डर से पूछ के होते हैं। आपने पढ़ा होगा जनरल रेजोल्यूशन क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है। तो अगर शेयर होल्डर से पूछ के कोई फैसला हो रहा है, लेट्स से कि एक डायरेक्टर साहब कहते हैं कि फलाना अगर हम सप्लायर मेरे ही भाई को लगा लें तो कंपनी को कितना कोई फायदा हो जाएगा। अब मेंबर्स ने सोचा कि यार ये डायरेक्टर अगर अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा तो भाई डायरेक्टर का फायदा है, शायद कंपनी का नुकसान हो जाए। तो मेंबर्स ने 70% इस बात पे वोट किया कि नहीं, डायरेक्टर साहब को ये अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने भाई को नहीं देना चाहिए। और 30% लोगों ने कहा ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर कंपनी डिस्क्लोज नहीं करेगी 70-30 को, कंपनी का चेयरमैन अगले दिन बोले या मीटिंग का जो भी हेड था वो कहे कि माशाल्लाह से हमने हिसाब लगाया कि 90% लोगों ने कहा है कि डायरेक्टर साहब के भाई को एक कॉन्ट्रैक्ट देने में कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं किया, आपने फ्रॉड किया अपने वोटर्स के साथ। खैर, जब मैं वर्ड वोटर और फ्रॉड बोलता हूं तो शायद आप लोगों को कुछ और याद आ जाता हो। प्लीज उस टाइम उस तरफ ना जाइएगा, हम इस टाइम बीआईए की बातें कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर ऑफ वोटिंग रिजल्ट भी बड़ी जरूरी चीज होती है। वंस अगेन मैं नहीं कह रहा, ईएसजी फ्रेमवर्क कह रहा है। नंबर 3, रेमरेशन। रेमरेशन में बात आ गई आपके पास नंबर 1, जेंडर पे गैप की। कि जेंडर, वंस अगेन ये थोड़ी सी अंग्रेजों अंग्रेजों वाली बातें हैं, तो अगर आपको अजीब सी लगे तो माइंड ना कीजिएगा। एक बाहर अंग्रेजों में कॉन्सेप्ट है कि फलाना काम अगर मर्द करेगा तो हम उसे ज्यादा पैसे देंगे, और फीमेल्स करेंगी तो हम उन्हें कम पैसे देंगे। पाकिस्तान में तो उतना जो है वो ज्यादा नहीं है इसका गैप। बट द पॉइंट इज, इस चीज को अंग्रेज बड़ा माइंड करते हैं कि वो कहते हैं नहीं, मेल फीमेल्स की सैलरी या तो बराबर होनी चाहिए या एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए कि मर्दों ने चूंकि ज्यादा घंटे काम किया है, फीमेल्स को हम जरा जल्दी ऑफ दे देते हैं, इस वजह से उन्होंने कम काम किया है। तो बस इस रेशो में अगर मेल्स ने 2 घंटे ज्यादा काम किया है तो उनकी सैलरी इतने हजार या इतने हजार डॉलर ज्यादा होगी। या फीमेल्स ने अगर साल में इतनी ज्यादा छुट्टियां की हैं या इतना जो है वो घंटे कम काम किया है, तो मतलब एक प्रॉपर रेशियो होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कहो कि भाई एक इलेक्ट्रिशियन जो कि सारा दिन काम करता है उसकी भी वही सैलरी हो, एक ऐसी खातून के रिलेटेड जो सारा दिन डेस्क पे बैठ के काम करती हूँ, लेकिन उसका प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। तो इस रेशो को आप डिस्क्लोज करेंगे अपनी ईएसजी रिपोर्टिंग में। इसी तरह इंसेंटिवाइज पे लिंक टू परफॉर्मेंस टारगेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इस तरह का परफॉर्मेंस टारगेट दे दिया अपने मैनेजर्स को कि वो 2 नंबर रिपोर्टिंग करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टारगेट दिया अपने मैनेजर्स को कि अगर 1 लाख से ज्यादा हमने यूनिट सेल किए एक साल में तो तमाम मैनेजर्स को बोनस मिलेगा। पता चला कि एट द एंड ऑफ द ईयर 95,000 की सेल्स हुई हुई थी।
अच्छा, अब आपको पता है अकाउंट्स बनते हैं थोड़ा सा टाइम पीरियड बाद जाके। तो अब जरा सिचुएशन समझिएगा। 31 दिसंबर को 95,000 यूनिट सेल हुए हैं। टोटल टारगेट क्या था? 1 लाख यूनिट सेल करेंगे तो बोनस मिलेगा। 1 जनवरी की सुबह 8 बजे 6,000 यूनिट सेल हो गए। अब मुझे जरा एथिकली सोच के बताइएगा, क्या वो जो मैनेजर्स हैं वो 1 जनवरी की सुबह 8 बजे होने वाली सेल्स को जबरदस्ती 31 जनवरी रात 12 बजे वाली सेल्स में नहीं घुसा देंगे, इसीलिए कि उनको बोनस मिल जाए? तो इससे बचने का क्या तरीकेकार है? आप इससे भी डिस्क्लोज कर दें, आप बताएं कि भाई हमने अपने मैनेजर्स को इस तरह का टारगेट दिया था। उसका फायदा क्या होगा? पहली बात ये कि मैनेजर्स खुद हया कर लेंगे कि भाई पूरी दुनिया को पता है। तो अगर जरा सी भी सस्पिशियस हुई, लाइक फॉर एग्जांपल लोग कहेंगे कि यार पूरे 1 लाख यूनिट सेल हुए हैं, तो शायद वो गौर से देखेंगे, शायद इसमें से 2-3 हजार की एक्स्ट्रा सेल्स डाली हुई मैनेजर्स ने। तो आपको ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए। और फाइनली आपके पास क्या एग्जांपल है? सप्लाई चेन गवर्नेंस के नाम से इन्फोर्समेंट ऑफ अ पब्लिश सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट। आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट सप्लायर्स के हवाले से भी होना चाहिए कि हम ऐसे सप्लायर से रब्ता नहीं करेंगे, ऐसे सप्लायर से रॉ मटेरियल नहीं लेंगे जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, या ऐसे सप्लायर से ज्यादा चीजें परचेज नहीं करेंगे जो चाइल्ड लेबर यूज करते हैं, ऐसे सप्लायर से जिसको गवर्नमेंट ने किसी चीज पर फाइन डाला हो। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई हम फलाने सप्लायर से चीजें परचेज करेंगे जिनके अंदर ये सारी 10-15 तरह की कंडीशंस पूरी होती हैं। वो चाइल्ड लेबर भी ना यूज करते हों, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी ना करते हों, उनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो। तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जो होगा, जिसे हम प्यार से बोलेंगे सप्लायर्स कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपने उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। जी, इसके साथ ही हमने ढेर सारी बातें की ईएसजी मॉडल के ऊपर। देन इस चैप्टर की आखिरी स्लाइड, जिसके अंदर बुक में तो बड़ा कम बातें लिखी हैं लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा रोशनी डालने के ऊपर बात करूंगा। है क्या ये? द फाइनेंस प्रोफेशनल्स मैंडेट है। वो कौन होता है ये फाइनेंस प्रोफेशनल? या कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और होने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बातें कर रहा है। आई कैप ने आपको बताने की कोशिश की है कि यार इतनी सस्टेनेबिलिटी आपने पढ़ी है इस पूरे चैप्टर में, अब आप करेंगे क्या? आप बड़ा कुछ करेंगे। पहले तो जो बुक में मेन मेन बातें लिखी हैं उसके ऊपर बात करते हैं, फिर कुछ इसमें पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ। नंबर वन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में होगा तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर सकता है? वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को। फॉर एग्जांपल जरा इंग्लिश अगर पढ़ें तो असेस एंड क्वांटिफाई एनवायरमेंटल एंड सोशल थ्रेट्स, आगे ब्रैकेट क्लाइमेट चेंज वगैरह। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे सस्टेनेबिलिटी की अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, जब वो किसी फर्म में जाएगा तो वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा और लोगों को बताएगा कि जालिमो तुम लोग कितना पानी जाया कर देते हो, अगर ये पानी हम रिसाइकल कर लें तो कितनी ही मछलियों की जिंदगी बच जाए, कितने ही लोगों के पास पीने का पानी आ जाएगा जो हम चुराने के बजाय उस पे रिसाइकलिंग कर लेंगे। एक सेठ साहब जिनको पहले ही करोड़ों का प्रॉफिट आ रहे हैं, उन्हें तो इस चीज का एहसास नहीं होगा, तो उन्हें इस चीज का एहसास कौन दिलाएगा? आप दिलाएंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के करेंगे। नंबर टू, अच्छा एक थोड़ी सी इसमें भी पॉइंट्स रह गए। टू प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेठ साहब को समझाएगा कि सेठ साहब कुछ अरसे तक तो ये बिजनेस चलेगा, लेकिन जैसे ही अवाम में ऐसा ऐसा शऊर आता जा रहा है, अवाम ऐसा ऐसा कह रही है कि भाई सस्टेनेबिलिटी की बड़ी जो है वो जरूरत है, तो कंपनी लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देंगे, तो आपकी कंपनी तो वैसे बर्बाद हो जाएगी अगर अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी अवेयरनेस फैलाएंगे अपने बॉसेस को। खैर एक दिन तो आप लोगों ने खुद बॉस बन जाना है, लेकिन जब तक आप बॉस नहीं बनेंगे तब तक बॉसेस को समझाएंगे कि देखो सस्टेनेबिलिटी बड़ी जरूरी चीज होती है। और जब बॉस आप खुद बन जाएंगे तो आपको वैसे ही पहले पता होगा सस्टेनेबिलिटी कितनी जरूरी चीज है। फिर आप अपने एम्प्लॉइज के ऊपर नजर रखेंगे कि वो बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबल या इस तरह की हरकतें तो नहीं कर रहे। फिर नंबर टू, एलोकेशन ऑफ कैपिटल। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में होगा तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा जिसमें इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, या ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन होती है। तो कॉमन सेंस कहती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नियत उसकी साफ हुई तो वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को, वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करेगा। वो देखेगा अगर 3 तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 3 ऑप्शंस में से पहले और दूसरे में इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और तीसरे वाले में इन्वायरमेंट को कम डैमेज होता है, वो तीसरे वाले ऑप्शन को प्रेफर करेगा।
इंग्लिश में क्या लिखा है, स्टीयर कैश टुवर्ड्स लो कार्बन प्रोजेक्ट्स। देखें, बुक ने भी वर्ड यूज किया लो कार्बन। आप जीरो कार्बन नहीं कर सकते जो मर्जी कर लें। जब चीज जलाएंगे तो अंदर से धुआं निकलेगा। अब वो इलेक्ट्रिक वो बस ये है कि थोड़ा सा कम धुआं निकलता है। सोलर में से तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में कार्बन फुटप्रिंट इन चीजों का कम होता है। इसी तरह ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन भाई ने कमेंट्स में कहा इनहेरेंट लिमिटेशन होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगली चीज लिखी है ग्रीन बॉन्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक लोन्स। कल मैं इसकी बात आपको बताई थी, इसका हमने प्रॉपर वर्ड पढ़ा था ग्रीन फाइनेंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रीन फाइनेंस की तरफ जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझदार आदमी होगा, वो बैंक से जाके कहेगा कि यार हमें फाइनेंसिंग करनी है। अगर आम बंदा शायद बैंक जाए, वो ना बार्गेन कर सके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा कि भाई हमने ग्रीन फाइनेंसिंग हमें चाहिए, हमें इंसेंटिव्स चाहिए, तो बैंक्स भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छा अकोमोडेट करेंगे। नंबर 3, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर हो, वो जब कंपनी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रही होगी, तो वो उन पे देखेगा कि क्या ये जो कंपनी ने इतनी सारी बातें की हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्या ये सच्ची भी है, कंपनी झूठ बोल रही है। याद करें, हमने इसका प्रॉपर वर्ड भी पढ़ा था, ऐसे बोलते थे ग्रीन वॉशिंग। कंपनी खुदा ना खास्ता ग्रीन वॉशिंग तो नहीं कर रही। तो एक आम बंदा सस्टेनेबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा, वो कहेगा यार पता नहीं क्या बातें लिखी हैं, क्या पता सही हो क्या पता गलत हो। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग जरा ध्यान से देख लेंगे, आपको आइडिया है किस तरह से फ्रॉड होता है, किस तरह से मटेरियल में स्टेटमेंट होती है, उसे देखना आप लोगों के लिए ज्यादा इजी है। तो ये तीन बातें तो हो गई जो आपको बुक ने बताई थी। अब चौथी बात जो बुक में नहीं लिखी, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। बहुत ज्यादा एथिकल बात नहीं है, लेकिन स्टिल बात तो बात होती है। सस्टेनेबिलिटी में इन द कमिंग फ्यूचर पैसा बहुत है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सस्टेनेबिलिटी के मैटर्स को अच्छा डील करता है, कंपनीज ढूंढते ही फिरेंगी हमें चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड इंटरनल ऑडिटर चाहिए। प्रॉपर ऑडिट असाइनमेंट्स आया करेंगी। बस एक साल रुक जाए अगले साल से और सस्टेनेबिलिटी ऑडिट भी शुरू हो जाएगा, सुनने में आया, अंदर की बात है। तो कौन करेगा ऑडिट सस्टेनेबिलिटी का? एक आम चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे पता नहीं सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता न्यू इन्फॉर्मेशन है कि पुरानी इन्फॉर्मेशन है, कि नया फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ के जा रहा होगा। तो ड्यू टू दीज एंड सो मेनी अदर रीजंस, अगर आप टाइम से सस्टेनेबिलिटी अच्छी सीख लेते हैं, CFAP 3 जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, तो पैसा बढ़ा है। और बड़ी जरूरी बात, पैसा तो चोरी चकारी में भी होता है, हलाल का पैसा बहुत है। तो मैं इस इंतहाई पॉजिटिव बात पे इस चैप्टर को यहाँ एंड करना चाहूंगा कि हलाल पैसे दुनिया में तकरीबन हर पर्सन जो है वो कमाने के चक्करों में होता है। जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, तब हम इसे शायद बोझ समझ के कर रहे थे कि यार पता नहीं क्या बेकार बोरिंग बोरिंग सी बातें हैं, कि यार सस्टेनेबिलिटी होती है, ये होता है वो होता है, बट एट द एंड सस्टेनेबिलिटी फायदेमंद चीज है। हर चीज का फायदा है। इन्वायरमेंट का भी फायदा है, सोसाइटी का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सस्टेनेबिलिटी सीख के कुछ इस तरह की जॉब कर लेते हैं, तो आपका भी ढेर सारा फायदा है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हुआ। स्टिल एक दफा दिल की तसल्ली के लिए ये हेडिंग्स देख लें, कुछ मिस तो नहीं हो गया। लेवल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, चलो जी, पहली हेडिंग हमने अभी तक नहीं पढ़ी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी मेजरमेंट्स के 3 लेवल्स होते हैं, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो तो आपने PRC लेवल पे भी पढ़ा था। मैक्रो मींस पूरे मुल्क की बात होती है, और माइक्रो मींस इंडिविजुअल्स की बात होती है। तो बंदा पूछे तीसरा वाला लेवल क्या है, एक दफा तीनों चीजें देख लें। मैक्रो लेवल अप्लाइज टू नेशंस ऑफ द ग्लोब, पूरे मुल्क की या पूरी दुनिया की बात हो तो हम कहेंगे कि ये मैक्रो लेवल सस्टेनेबिलिटी मेजरमेंट है। मीजो मींस इंडस्ट्रीज, रीजन्स और कनेक्टेड एंटिटीज के, आप कहेंगे ये सीमेंट सेक्टर का सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, ये स्टील सेक्टर की या किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। और माइक्रो लेवल मींस इंडिविजुअल एंटिटीज, कि एक कंपनी की बात हो रही है, फलाने कॉलेज की बात हो रही है, उसे हम कह दिया माइक्रो लेवल सस्टेनेबिलिटी मेजरमेंट। फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, मैं आपको शुरू में ही जरा हिंट दिया था कि जो आप बात अल्फाज में करते हैं कि भाई थोड़े से लोग खुश हैं या ज्यादा सारे लोग खुश हैं, उसे हमने बोल दिया क्वालिटेटिव। और जब हम नंबरों में बात करेंगे 70% लोग खुश हैं, 20% नाराज हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ये चीज आपने PRC लेवल पे भी पहले पढ़ी हुई है, क्वांटिटेटिव मेथड याद करें, पढ़ा था क्यों हम। देन कौन सी अप्रोच बेटर है, नीदर अप्रोच इज ऑलवेज बेटर। तो सिंपल सी बात है कि हम सिचुएशन को देखेंगे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देना ज्यादा जरूरी है या क्वांटिटेटिव।
इसी तरह रीजंस फॉर मेजरिंग कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, क्यों क्यों हम करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट क्या होती है, ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं, मीटिंग द रिक्वायरमेंट, इंप्रूव कम्युनिकेशन, ये सारे फायदे हो गए। देन थ्री पिलर्स क्या होते हैं, ईएसजी हमने देख लिया। मेजर हम किस तरह से करते हैं, हम केपीआईस के थ्रू मेजर करते हैं। गवर्नमेंट्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सोशल क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फाइनली प्रोफेशनल्स मैंडेट, यानी कि आप लोग सस्टेनेबिलिटी के नाम पे क्या नेकी का काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ आ जाएगा प्रोफेशनल्स मैंडेट के अंदर। जी, आज जुमातुल मुबारक था और हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया। अब मंडे को हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। पास्ट पेपर ढेर सारे नहीं है, तो मैंने खुद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में से कुछ सवाल इकट्ठे किए थे, जो मैं आपको इंशाल्लाह खुद कराऊंगा। अब वक्त आया चाहता है कि आप लोग होमवर्क नोट कर लें। जी। अब आपने कहा नो क्लास यस्टरडे, कल क्लास हुई तो थी। अच्छा, आप लोग मुझसे पहली दफा पढ़ रहे हैं। वो लोग जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है अलीशा सैटरडे को क्लास नहीं कराता, अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। तो यस, वंस अगेन जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, सैटरडे ऑफ हुआ करेगा अनलेस कि मैं फ्राइडे को बता दूं, और सैटरडे को हुआ करेगा टेस्ट। लेकिन चूंकि अभी तक आपने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा, तो टेस्ट लेना जो है वो थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाएगी। तो इस हफ्ते जो है वो आप लोग रिलैक्स करें, बस थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा, होमवर्क नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 एंड 23। अच्छा, पेज नंबर कौन सा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो जाहिर सी बात है, जितना पीछे पोर्शन रह गया वो सारा ही रीड कर लीजिएगा, बट स्पेसिफिक आपको चाहिए तो पेज नंबर 199 to 203। एक दफा फिर सुन लें, पेजेस 199 to 203, और क्वेश्चन नंबर 17 to 20 एंड 23। अब जो चार पांच सवाल जान के मैंने नहीं करवाए वो इंशाल्लाह मंडे को देख लेंगे। उसके साथ ही मुझे बोलना, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन मंडे। सही, मुझे बोलना, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू ऑन मंडे।